हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं एमपीपीएससी फॉरेस्ट सर्विस का जो मेंस है उसमें जो सेक्शन बी है जिसका टॉप यूनिट नंबर 3 में फॉरेस्ट पॉलिसी और लेजिस्लेशन है, यानी कि जो वानिकी और सामान्य विज्ञान वाला जो पार्ट आता है मेंस के सेक्शन बी में उसकी यूनिट 3, जिसमें विभिन्न अधिनियम, वन नीतियां, नियम, इन सब के बारे में सवाल आते हैं। तो आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश राज्य वन नीति 2005 के उद्देश्य। इसके पहले लेसन में मैंने जो वन नीति 2005 आई थी, इसके पहले आने के मतलब उसकी प्रस्तावना क्या था, उसका बैकग्राउंड क्या था, स्थितियां कैसी थी, 1988 की राष्ट्रीय वन नीति आई थी उसमें किस तरह से चीजें आई, उसके बाद 5 वाली आई। तो थोड़ा सा मैंने बैकग्राउंड में जो था उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, कैसे पर्यावरण संरक्षण की बात की जाएगी, कैसे फॉरेस्ट सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट की बात की जाएगी, कैसे इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम में बैलेंस रखते हुए जो वनवासी हैं, जो जंगलों में निर्भर लोग हैं, वो अपनी जीविका का संचालन करेंगे। इन सब चीजों के बारे में पहले सोचा गया विस्तार से, तब कहीं जाके मध्य प्रदेश राज्य वन नीति 2005 बनी। तो अब देखेंगे जब ये बन गई तो इसके उद्देश्य क्या थे। यही उद्देश्य है जो आप इसके पहले का लेसन देखोगे, बैकग्राउंड जो समझ में आएगा कि संरक्षण करना है, संरक्षण के साथ साथ जंगल पर निर्भर लोगों की जीविका का भी ध्यान रखना है। इसके अलावा लोगों की वन से संबंधित आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखना है, यानी लोगों की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखो और वन और पर्यावरण का संरक्षण करो। बस मुख्य जो एक लाइन में कहें तो यही है पूरी वन नीति का उद्देश्य। अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि वन क्षेत्र का विस्तार करना, कितना जितना वन भूमि है टोटल भूमि है मध्य प्रदेश की, उसकी 1/3 क्षेत्र में क्या होना चाहिए, फॉरेस्ट कवर होना चाहिए, जंगल होना चाहिए। पहला उद्देश्य यही है इस नीति का। दूसरा उद्देश्य है कि हम जंगल का संवहनीय प्रबंधन यानी सस्टेनेबल मैनेजमेंट करना है। फॉरेस्ट का सस्टेनेबल मैनेजमेंट करोगे तो इससे क्या फायदा होगा, इससे पर्यावरण और परिस्थिति यानी इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम के बीच जो बैलेंस है वो बना रहेगा। और ये कैसे संभव है, जब शासकीय वन भी काम करें और निजी क्षेत्रों में भी वन भूमि का विस्तार या वन क्षेत्र का विस्तार किया जाए। कहने का मतलब ऐसा प्रबंधन करो कि निजी क्षेत्र की जो खाली जमीन है, बंजर जमीन है, परती जमीन है, वहां भी फॉरेस्ट कवर बढ़ाओ और जो शासकीय जमीन है उसमें तो फॉरेस्ट कवर बढ़ाना ही है। तो टोटल हो जाएगा फिर 1/3 पूरे एरिया का, यानी 33% पूरे जो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है उसका। वन सुरक्षा और प्रबंधन के लिए हितकारी घटकों, बलों तथा तंत्र को, यानी जो वन सुरक्षा और जो वन के मैनेजमेंट में जो भी सहयोग करने में जो लोग लगे हैं, यानी जैसे जो समितियां होती हैं, जो जंगल से लगे लोग होते हैं, उनका जो एक तंत्र है इस तरह से बनाना कि उनकी भी आवश्यकताएं हम पूरी करते जाएं और अपना हित क्या है, जंगल की सुरक्षा। तो सुरक्षा प्लस लोगों की आवश्यकता, तो यानी जो वनों से संबंधित लोग हैं उनके हितों को ध्यान में रखते हुए फॉरेस्ट प्रोटेक्शन की बात की गई है। इसमें और क्या कहा गया है, साथ में कहा गया है कि जैसे इमारती लकड़ी है, जलाऊ लकड़ी है, बांस है, चारा है, इन सब चीजों के लिए लोग जंगल पे निर्भर होते हैं। तो इन सब का आप क्या करो, अधिक से अधिक उत्पादन करो। जब अधिक से अधिक इन चीजों का उत्पादन होगा तो वन आश्रित परिवारों के लिए ये चीजें उपलब्ध होंगी और उनको वैकल्पिक रोजगार भी मिलेगा। इससे क्या होगा, जो रोजगार यदि उनको जंगल की चीजों से मिलने लगेगा तो इससे वो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन में सहयोग करना शुरू करेंगे। इसी को तो आप कहते हैं ना कि लोगों के माध्यम से फॉरेस्ट प्रोटेक्शन करो, सामुदायिक वानिकी आएगा, लोग मिल के काम करें, अपनी आवश्यकताएं भी पूरी करें और साथ में जंगल का संरक्षण करें। इससे के इसको बोलते हैं सस्टेनेबल, की अपनी आवश्यकता भी पूरी करो और साथ में प्रोटेक्शन भी करो। कास्ट की मांग एवं आपूर्ति के अंतर को दूर करना, जैसे लोगों की जनसंख्या बढ़ रही है तो लकड़ी की मांग बढ़ रही है, तो जो मांग है उसकी आपूर्ति पूरी की जाए। मांग और आपूर्ति कैसे होगा, जब एक जंगल का कुछ एरिया ऐसा कर दिया जाए जहां से लकड़ी का उत्पादन भरपूर मात्रा में हो और लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति वहां से हो। इससे क्या होगा, जंगल से लकड़ी कटेगी और लीगल वे में कटेगी, फिर उसकी नीलामी होगी, जिसकी जितनी लकड़ी जरूरत होगी लोग वहां से लेंगे। इससे क्या होगा, जो मांग है और जो आपूर्ति है उसका बैलेंस बना रहेगा। जब मांग और आपूर्ति मतलब डिमांड और सप्लाई का बैलेंस बना रहता है तो अवैध काम नहीं होंगे। और यदि हम क्या करेंगे, पूरी तरह से रोक लगा देंगे, लोगों को मांग है तो कहीं ना कहीं अवैध काम शुरू होंगे। तो 10% वन क्षेत्र को काष्ठ उत्पादन के लिए जो सघन वन है उसको रख दिया जाए ताकि लोगों की आवश्यकताओं के लिए
लकड़ी का उत्पादन भी होता रहे। अकाष्ठीय वनोपज कौन सी होती है लकड़ी के अलावा? जैसे आप देखते हो गोंद, तेंदुपत्ता, महुआ, चार, बहेड़ा, इस तरह की जो चीजें हैं ये और विभिन्न प्रकार की औषधियां, जड़ी बूटियां, ये सब कहलाती हैं अकाष्ठीय वन उपज। तो इनका हम ऐसा विदोहन करें, ऐसा विदोहन करें, ऐसा उपयोग करें कि हमें प्राप्त भी होते रहें और साथ में इनका संवर्धन भी होता रहे। यानी ये नहीं कि हम लगातार शोषण करें, जंगल से चीजें उठा उठा के लाएं, लेकिन इसके बदले में लगाएं नहीं, संरक्षण नहीं करेंगे, तो एक बार तो ऐसा समय आएगा ना कि ये सारे पेड़ खत्म हो जाएंगे। हड़, बहेड़ा या और भी विभिन्न प्रकार की जो औषधियां हैं, यदि हम सिर्फ जंगल से दोहन करेंगे, जब वो पेड़ गिर जाएंगे तो फिर अपने को कुछ नहीं मिलेगा। तो यदि हम आकाष्ठीय वनोपज को जंगल से लाके उपयोग कर रहे हैं तो एक जिम्मेदारी बनती है कि इसका संवर्धन भी करें। संवर्धन करेंगे तो आर्थिक लाभ के साथ साथ ये आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी बचा रहेगा। तो इस तरह से जो आकाष्ठीय वनोपज है इसके उत्पादन बढ़ाने की बात की गई है। उत्पादन बढ़ाओ, फिर इसका विदोहन करो, इसके मूल्य वर्धन करो और विपणन के बाद जो रोजगार आर्थिक फायदा हो उसको आप प्राप्त करो। कौन प्राप्त करेगा? जो इन चीजों पे आश्रित होगा, यानी जंगल पे आश्रित समुदाय, जो जंगल के आसपास लोग रहेंगे वही तो महुआ बीनने जाएंगे। तो आप महुआ लगाओ भी और बीनो भी, बेचो भी, आर्थिक फायदा भी कमाओ। कृषि उत्पादन पर विपरीत प्रभाव डाले, विस्तार वानिकी को बढ़ावा देना। इसका मतलब ये समझिए कि लगातार कहा जा रहा है कि किसान भी अपनी जमीनों में फॉरेस्ट से संबंधित जो उन्हें लकड़ी की जरूरत होगी उनके पेड़ लगाएं। इसका मतलब ये नहीं है कि अपनी खेती, खाने पीने का जो उत्पादन करते हैं उस जमीन में लगाएं। इसका मतलब ये है कि जो उनकी खाली जमीन है, बंजर जमीन है, जहां वो पैदावार नहीं करते हैं, उन क्षेत्रों में फॉरेस्ट से संबंधित जो उत्पाद उन्हें चाहिए उनके पेड़ लगाएं। तो इससे क्या होगा? कृषि उत्पादन पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो कहने का मतलब कृषि उत्पादन पर विपरीत प्रभाव डाले बिना विस्तार वानिकी का बढ़ावा देना। ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे बांस रोपण को बढ़ावा दिया जा रहा है, इससे ग्रामीणों को आय भी मिलेगी, साथ में उनको जो जंगल से निर्भरता है वो भी कम हो जाएगी, तो जंगल भी सुरक्षित होंगे, उनकी आय का एक वैकल्पिक साधन भी मिलेगा, उनकी आवश्यकताएं भी पूरी होंगी। तो कहने का मतलब निजी तथा राजस्व वनाच्छेद क्षेत्रों को जंगल, यानी जो निजी भूमि या जो राजस्व की जमीन खाली पड़ी रहती है उनमें ट्री कवर को बढ़ावा दिया जाए, ताकि हम 1/3 वाला जो टारगेट है उसको भी पूरा कर लें और लोगों की जो आवश्यकता है उसको भी पूरा कर पाए और साथ में रोजगार के वैकल्पिक साधन भी उपलब्ध कराएं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद अगला उद्देश्य है वन आधारित उद्योगों द्वारा कच्चे माल का स्वयं उत्पादन करने की। जैसे वन आधारित उद्योग, एक एग्जांपल लो, कोई उद्योग है जो कागज बनाने का काम करता है, उसको बहुत मात्रा में लकड़ी चाहिए होगी, जैसे यूकेलिप्टस, तो ये क्या करे? ऐसे जो उद्योग हैं जिनको जंगल से संबंधित चीजें चाहिए होती, चाहे लकड़ी हो, चाहे गैर काष्ठीय या नॉन टिम्बर जो प्रोड्यूस मिलता है जंगल से, चाहे वो हो, उनको क्या कहा गया है कि आप भी इनका प्रोडक्शन करो। इसके लिए क्या किया जाए? जो नियम कानून है उनको आसान बना दिया जाए, ताकि जो उद्योग हैं जिनको जंगल से संबंधित चीजें का कच्चा माल चाहिए होता है वो खुद भी उत्पादन करना शुरू कर दें। इससे क्या होगा? जंगल में निर्भरता कम होगी और जो फॉरेस्ट कवर है वो बढ़ाने में मदद मिलेगी। बस कंडीशन यही है कि उनको इसका प्रोडक्शन करने के लिए लाने ले जाने के जो नियम कानून है उनको आसान बनाया जाए, उनको सुविधा उपलब्ध कराई जाए। वनों के संभानीय विदोहन से प्राप्त उत्पादों को केवल आय का स्रोत न माना जाए। इनके उपयोग में स्थानीय समुदाय की सामाजिक आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं को प्राथमिकता दी जाए। इसका मतलब ये है, संभानीय विदोहन का मतलब होता है जितना हम किसी चीज से प्राप्त करें उतना उसको प्रदान भी करें। यानी जंगल से कोई चीज आप ले रहे हो तो उसका संरक्षण करके उतना वहां पे उत्पादन भी कराओ। तो जंगल से जो भी हमें उत्पाद मिल रहे हैं उनसे हमें आय मिलेगी। तो आय का उद्देश्य सिर्फ फायदा कमाना ना हो, आय का उद्देश्य हो कि जो जंगल पे निर्भर सामाजिक वर्ग है उनकी जो आवश्यकता है उनकी भी पूर्ति करना है। ये नहीं कि जंगल से फायदा मिला तो एक व्यक्ति या कोई एक संस्था या सरकार रख ले, नहीं, जंगल से जो इनकम होगी उसको, उस इनकम से वहां पे निर्भर लोगों को, वहां के निर्भर सामाजिक समूहों को उसका फायदा मिलना चाहिए, उनको प्राथमिकता दी जानी चाहिए। जैसे तेंदुपत्ता है तो बोनस मिलता है, जो कलेक्शन करते हैं उनको अलग पैसा मिलता है, तो है वनोपज, आप उनको आश्रित लोगों को फायदा मिला। तो इसी तरह का संभानीय विद्वान हो कि फायदा भी मिले, किनको मिले? जो आश्रित लोग हैं। वनों से समाज के कमजोर वर्गों, विशेषकर वन आश्रित आदिवासी समुदाय एवं महिलाओं के पर्यावरण, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जुड़ाव के दृष्टिगत इन समुदायों के संभानीय विकास के लिए प्रयास करना। कहने का मतलब यह है कि वन जो है समाज का
ऐसा वर्ग जंगल पर निर्भर कौन है? कमजोर वर्ग, पिछड़ा वर्ग। जो आगे विकास कर चुका वो तो शहरों में शिफ्ट हो जाते हैं या बड़ी बड़ी नौकरियों में या मल्टीनेशनल कंपनियों में। जो अभी भी गरीब है, जमीन से जुड़ा हुआ है, जंगलों के आसपास, वही जंगल की चीजों पर निर्भर है, वही अपने दैनिक जीवन के उपयोग की चीजें या लकड़ी, जलाऊ लकड़ी हो या अपने रोजगार के वो जंगल पे। तो ऐसे लोगों को, चाहे वो महिला हो, चाहे वो आदिवासी हो या अन्य कोई वंचित या सामाजिक समूह हो, जिनका जंगल से आर्थिक रूप से भी जुड़ाव होता है, ठीक है, जंगल से सामाजिक रूप से भी जुड़े होते हैं, विभिन्न पेड़ों की पूजा करना, किसी जमीन को अपना धार्मिक मानना, सांस्कृतिक जुड़ाव भी होते हैं। जंगलों में कई जगह ऐसे स्थान होते हैं जहाँ साल में एक दो बार मेले भी लगते हैं, तो सांस्कृतिक जुड़ाव भी होता है। तो इन समुदायों का आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जुड़ाव को ध्यान में रखते हुए इनको आप फायदा पहुंचाओ और इनका सहयोग किस लिए लो? संवहनीय विकास में, संवहनीय संरक्षण में इनका आप उपयोग भी कर सकते हो। अगला है अनियंत्रित चराई और सिरबोझ से जलाऊ लकड़ी लाने से वनों को हानि होनी। यानी जो लगातार जंगल में लोग जानवर चराते हैं, किसी भी जगह जहाँ प्रतिबंधित क्षेत्र होते हैं वहां भी चले जाते हैं, तो अनियंत्रित चराई को कम करना है। सिरबोझ जिससे जो लगातार लकड़ी ढोई जाती है उनको भी नियंत्रित करना है। इन सब से हानि होती है जंगल की, इसलिए कहा गया है कि कुछ ऐसे क्षेत्र बना दिए जाएं जहां पे लोग चराई भी कर सकें, जहां से अपनी लकड़ी आवश्यकता की पूर्ति भी कर सकें, ताकि पूरे जंगल को नुकसान ना हो। केवल उन्हीं क्षेत्रों से लाएंगे, अगला क्षेत्र सुरक्षित रहेगा, तो वहां पे प्रोडक्शन हो सकेगा, ठीक है। शासकीय वनों पर दबाव कम करने के लिए ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत, जैसे इस समय अब क्या, ये 2005 की नीति है, लेकिन आप देखो हर घर में लगभग गैस आ गई है, तो इससे क्या होगा, अब लकड़ी वाला जो दबाव था लगातार जलाऊ लकड़ी के लिए वो कम होता है। वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत लोगों को, चाहे वो गैस के माध्यम से हो, चाहे वो बिजली के माध्यम से प्राप्त होने लगे। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण एवं वन आश्रित समुदायों के लाभार्थ वन क्षेत्रों में इको टूरिज्म। देखो, इको टूरिज्म में भी इस समय रोजगार का बहुत महत्वपूर्ण, आप बोल सकते हो, तरीका है। इससे क्या होता है कि लोगों को रोजगार मिलता है, और इको टूरिज्म का मतलब ये होता है कि आप वहां के जंगल को डिस्टर्ब किए हुए बिना, जैसे आप सफारी में गए, तो आप गए, टाइगर को देखा, वापस आ गए, वहां किसी भी प्रकार का डिस्टरबेंस, पोल्यूशन नहीं करना है। इको टूरिज्म में जो स्थिति है, जो प्राकृतिक वातावरण की जो स्थिति है, उसी स्थिति में उसके दर्शन करके लौट आना है। तो इससे, लेकिन वहां पे जो निर्बल लोग हैं जो आपको घुमाएंगे, जहां आप स्टे करोगे, कहीं खाना खाओगे, तो इससे लोकल लोगों को रोजगार मिलता है। हर्बल हेल्थ का भी इस समय चला है, जैसे कहीं खास जगह जाओ, वहां पे आप ट्रैकिंग करते हो, जंगल की जड़ी बूटियों के बीच में घूमना फिरना, ठीक है। तो ये हर्बल हेल्थ टूरिज्म को भी कहा जा रहा है कि जंगल के जो अनडिस्टर्ब एरिया है, लोग उनमें जाना, वहां के लोकल फूड को खाना पसंद करते हैं, तो इन सब चीजों को भी बढ़ावा देने की बात इस उद्देश्य के अंतर्गत शामिल किया गया है। वन अनुसंधान एवं विस्तार को वर्तमान परिस्थिति एवं भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप, जैसे नई नई तकनीकी आ रहे हैं, विभिन्न प्रकार के रिसर्च हों, जैसे जंगल के उत्पादों से संबंधित, जंगल की पेड़ पौधों को होने वाली बीमारियों से संबंधित, साथ में लोगों को और किन किन पेड़ पौधों से किस किस प्रकार का फायदा पहुंचा सकते हैं, इन सब का अनुसंधान हो, विस्तार हो, और भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए चीजें की जाए, ठीक है। अगला, वन कर्मी जो फॉरेस्ट में काम कर रहे हैं, ठीक है, जो विभिन्न प्रकार की समितियां बनाई गई हैं फॉरेस्ट में, इन सब के जो सदस्य हैं उनकी क्षमता का विकास किया जाए, उनमें कार्य करने के लिए प्रोत्साहन किया जाए, आधुनिक तकनीक से इनको लैस किया जाए, उनका प्रशिक्षण, कुल मिला के जो हमने इसके पहले देखा था, मानव संसाधन विकास, मानव संसाधन विकास जैसे ट्रेनिंग है, नए नए जो यंत्र आ रहे हैं उनके उपयोग, जो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन में जो सहयोग करते हैं, उन सब के बारे में बताया जाए। वानिकी क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित किया जाए, यानी सिर्फ ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ही लगातार काम करेगी, निजी स्तर पे भी लोगों को जंगल का, चाहे वो संरक्षण हो, चाहे वो प्रोडक्शन हो, या फिर आप कहो कि शासकीय जमीन के साथ साथ निजी जमीन और निजी पैसा का भी आकर्षित करना चाहिए फॉरेस्ट के प्रोटेक्शन के लिए, बस। तो ये थे जो 2005 की वन नीति है उसके उद्देश्य, ठीक है। आपको इनको ध्यान पे रखना है, फॉरेस्ट पॉलिसी जो 2005 के है उसके उद्देश्य, ओके। तो ये कंप्लीट हुआ, आप ये सारे लेसन देखेंगे तो एक एक करके आपको बेसिक कंसेप्ट पूरा समझ में आएगा।